तो अपन अपवहन वेग के बारे में पढ़ रहे थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे वीडी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये अपन ने देख लिया। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, हल्का सा अपवहन का मतलब, सिर्फ अपवहन का मतलब समझा रहा हूँ, फिर आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। देखना, अगर कोई चीज़ मान लो इस दिशा में जा रही है, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी ले लो, जहाज है, कोई भी ले लो, इस दिशा में जा रही है, अगर अपन ने इस पर हल्का सा फोर्स लगाया तो ये यहाँ से अपनी स्थिति बदलनी क्या करेगी, शुरू करेगी। तो ये यहाँ जाने की बजाय कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। इसका मतलब ये इतनी सी क्या हो गई, खिसक गई। ये इतना सा खिसकना ही अपवहन या ड्रिफ्ट कहलाता है। बात समझ गए? कोई चीज़ यदि खिसकती है तो वो क्या होती है, ड्रिफ्ट होती है। तो ये खिसकना ही क्या है, ड्रिफ्ट, अपवहन। क्लियर है? जब कोई भी वस्तु अपनी मूल स्थिति में जाते हुए अगर हल्की सी अलग दूसरी दिशा में खिसक जाती है तो इसका मतलब वो क्या हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही है, वो अपवहन हो रही है, अपोहा हो रही है, ठीक है। अब अपन देते हैं कि चालक पदार्थ में अपवहन होता है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनों पर, तो उसका वेग कैसे परिवर्तित होता है, ठीक है। मैंने कल बताया था कि किसी भी चालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग 10 की पावर 29 प्रति मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। और कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और जब किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन रहता है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के पास ऊष्मीय ऊर्जा रहती है। ध्यान देना ये बात, कौन सी ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा के कारण ही वो क्या करता है, ऊष्मीय वेग से गतिशील होता है, थर्मल वेलोसिटी से क्या करता है, गति करता है। और वो गति क्या होती है इसकी, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब बहुत ज़्यादा है ये तो, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा है और कमरे के ताप पर उसका वेग भी क्या है, बहुत अधिक है। और ये वेग उसको किससे मिलता है, ऊष्मीय ऊर्जा से, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी चालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी ऊर्जा रहती है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के पास ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है जब वो किसी स्रोत से संयोजित नहीं हो, मतलब बैटरी से संयोजित नहीं हो और चालक पदार्थ को कमरे में रख दिया जाए तो उस ताप पर उस चालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसका वेग कितना होगा, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। या पूछ ले कि किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना होता है, तो किसी भी चालक पदार्थ में लगभग इलेक्ट्रॉन घनत्व 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब होता है। एकांक आयतन में इतना उसमें इतने इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित रहते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ तक तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, मान लेते हैं ये चालक पदार्थ है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरफ जा रहा है। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति कर रहे हैं, यादृच्छिक रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। अब अपन इस पर क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड, विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं दोनों ओर, विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं। दोनों ओर क्या उत्पन्न कर देते हैं, विभवांतर, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। तो इसके कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। जिसकी दिशा क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस की ओर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में देने वाली है कि जो धनात्मक आवेश होता है वो कौन से सिरे से कैसे मतलब मूव करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। ये क्वेश्चन तो आपके हर जगह काम आएगा। ये जो क्वेश्चन होगा ना कि ऋणात्मक आवेश या धनात्मक आवेश निम्न से उच्च विभव की ओर जाते हैं या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं, ये तो 10th से आपके कॉलेज तक का क्वेश्चन काम में आता है हर जगह।
कि अपने को ये पता रहना चाहिए कि ये जो पॉजिटिव है वो कैसे मूव करता है और ये नेगेटिव है वो कैसे मूव करता है, विभव के रूप में कैसे गति करता है। जैसे सबसे पहले लेते हैं धनात्मक। जो धनात्मक आवेश होता है, जो धनात्मक आवेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है। धनात्मक आवेश कैसे करता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है, ठीक है। और जो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक आवेश होता है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करता है, ठीक है। पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होगा धनात्मक आवेश है वो हायर टू लो जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और जो ऋणात्मक आवेश होगा वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करता है, ठीक है। इसका मतलब है जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से किस तरफ जाएगा? इस तरफ आएगा, ठीक है। पहले इससे पता पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन की दिशा कौन सी होगी, लो से हाई की ओर, मतलब ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाएगा, ठीक है, क्लियर। दूसरा आप बल से ले सकते हो, दूसरा नियम कैसे लगा सकते हो कि बल किस तरफ लग रहा है, यहाँ पर बल लगेगा, ठीक है। बल F इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रॉन पर ई, ये बल लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा इस तरफ ई, इस इलेक्ट्रॉन पर भी बल लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, ठीक है। तो ये इस बल के अंतर्गत क्या करेगा? गति करेगा, ठीक है। या आप ऐसे ले सकते हो कि धन सिरा है तो ये धन सिरा किसको आकर्षित करेगा? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, मतलब यहाँ पर धन सिरा इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा? आकर्षण बल लगाएगा। नॉर्मल सी बात है। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करता है, नेगेटिव को दूर भेजता है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो ये नियम लगा दो, या ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन ऋण से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करता है, तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी? ऋण से धन की ओर। सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ गति करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर बल लग गया, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा? बल लगा, तो ये यहाँ लगेगा, यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन को जाना तो देखो ऐसे था, बात सुनना, ऐसे जा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया, जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया तो विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ से इसकी क्या हुई? गति चेंज होने लगी और ये यहाँ पहुँच गया। इस पर बल लगेगा तो यहाँ से इसकी गति होकर इस तरफ हो जाएगी, इसकी भी गति ऐसे घूम जाएगी, इसकी भी गति क्या हो जाएगी? ऐसे घूम जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे करने लगे? ऐसे विस्थापित हो गए। इसका मतलब हल्के से क्या हो गए? खिसक गए, ड्रिफ्ट हो गए। क्या हो गए? ड्रिफ्ट हो गए। इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन जैसे ही मैंने ई को लगाया, ई को लगाते ही इसने अपना क्या कर लिया? ऐसे पथ चेंज, जाना यहाँ था लेकिन ये खिसक यहाँ गया, तो ये क्या हो गया? अपवहित हो गया, मतलब ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है, ध्यान देना, ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है? इसका जो वेग होगा इस स्थिति में, जो इस अपवन वेग का मान होगा वो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होगा, जो बहुत ही कम है। जो यहाँ पर जो मैंने तो इतना ज़्यादा किया है, लेकिन ये जो ड्रिफ्ट होता है वो बिल्कुल मामूली सा होता है। 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड वेग होता है इसका। कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन का वेग तो ये था, ठीक है, लेकिन ड्रिफ्ट के बाद में उसका वेग क्या है? 10 की पावर -4 मीटर, जो बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन सोचो आप कि इतना कम वेग है, ठीक है, फिर क्या ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर पाएगा?
वेग तो बहुत कम है, इसका मतलब ये हल्का सा मूव हुआ है, तो क्या ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर पाएगा? तो मेरा आंसर है हाँ, ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। कैसे? देखो, एक एग्जांपल लो कि यदि आप पर एक छोटे से पत्थर से वार किया जाता है, छोटे से पत्थर से, तो आप कितना मूव होगे? हल्का सा मूव होके आ जाओगे। वहीं अगर आप पर बहुत सारे पत्थर एक साथ आएंगे तो आप क्या करोगे? ज़्यादा मूव होगे पीछे। यही कंडीशन यहाँ लगती है। बात में ध्यान देना कि यहाँ पर अपन ने एरिया मान लेते हैं, इस एरिया पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस एक पर्टिकुलर एरिया से ले रहे हैं। अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन कितना, इतना है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन का वेग इतना है, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T, और Q इज इक्वल टू क्या होता है? NE, तो I इज इक्वल टू NE अपॉन T। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। कितनी? इतनी है। तो धारा भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मान रहे हो ना? मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं इसमें से? 10 की पावर 29 ट्रिलियन ब्रिलियन, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगी? धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। एक से तो नहीं होगी, लेकिन अपन कहते हैं कि चालक पदार्थों में धारा क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। वो इतनी होती है, तब एक साथ, पहले तो अपन कह रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, दूसरा इधर चला गया, तो नेट आवेश प्रवाह 0 था। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि प्लस माइनस लगाते ही जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे एक ही दिशा में आ रहे हैं। ध्यान देना, पहले तो कैसे जा रहे थे? इस क्षेत्रफल से करोड़ इधर जा रहे थे, तो करोड़ इधर आ रहे थे। मान लो 1 करोड़ इधर जा रहे थे, तो 1 करोड़ इधर आ रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया E, तो ये जो इधर जा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन भी अब इस तरफ आने लग गए, ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेंगे इस एरिया से, वो कितने हो जाएंगे? 2 करोड़। बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो उसमें क्या उत्पन्न होगी? धारा। तो हाँ, ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो अपने की यहाँ डेफिनेशन क्या बनेगी अपवन वेग की, कि यदि किसी चालक पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो चालक पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, चालक पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करते हैं। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करते हैं, जिनके कारण इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित दिशा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित दिशा के कारण उनका एक वेग उत्पन्न हो जाता है, उनमें एक निश्चित वेग उत्पन्न हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अपन क्या नाम देंगे? अपवन वेग, ठीक है। डेफिनेशन एकदम सिंपल है, आराम से सुनना, कि यदि किसी चालक पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात उनमें एक निश्चित वेग उत्पन्न हो जाता है। सभी इलेक्ट्रॉनों के इस औसत वेग को अपवहन वेग कहा जाता है। क्लियर है एकदम? ठीक है। अब लेते हैं अपन अपवहन वेग का सूत्र। अपवहन वेग का सूत्र, ठीक है। देखो, ये कोई चालक पदार्थ है, ठीक है। इस पर अपन ने क्या लगा दिया? विद्युत क्षेत्र E लगा दिया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र E लगा दिया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरफ गति करना प्रारंभ कर दी, जिसके कारण इनमें एक वेग उत्पन्न हो जाएगा Vd, ठीक है। देखो, इस कंडीशन में आप ध्यान से सुनना कि इस इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, ठीक है। इसकी थ्योरी देखना आप। देखो, माना एक L लंबाई का चालक तार है,
जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। ठीक है, यदि इस चालक पदार्थ पर, इस चालक तार पर विद्युत क्षेत्र E लगाया जाता है, E लगाया जाता है, तो चालक पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित औसत वेग Vd उत्पन्न हो जाता है। औसत वेग क्या उत्पन्न हो जाता है? Vd। ठीक है, अब देखना इलेक्ट्रॉन पर एक बल लग रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण है, पता है, ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू E। विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? F इज इक्वल टू माइनस E। ठीक है, समीकरण 1। जब इस पर बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा, जो F/m से प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित क्या है? एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन पर त्वरण A उत्पन्न होता है तो इस स्थिति में लगने वाला बल F इज इक्वल टू ma, समीकरण 2। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगा F इज इक्वल टू E। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा तो इसमें एक निश्चित त्वरण उत्पन्न होगा। तो इस त्वरण, यदि मान लेते हैं त्वरण A उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो इसके कारण जो बल लगेगा वो क्या होगा? F इज इक्वल टू ma। ठीक है, समीकरण 2 क्लियर है। एक तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण एक जो बल लग रहा है वो क्या है? F इज इक्वल टू ma। दो बल कार्य कर रहे हैं, तो समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से ma इज इक्वल टू माइनस E। दोनों समीकरण की तुलना करने पर Fa इज इक्वल टू माइनस E। ठीक है, या A इज इक्वल टू माइनस E डिवाइडेड बाई M, समीकरण 3। क्लियर है, इसको अपन समीकरण नाम दे देते हैं 3। अब देखो गति के प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण क्या है? V इज इक्वल टू यू प्लस एटी। V इज इक्वल टू यू प्लस एटी। गति के प्रथम समीकरण में दोनों ओर अपने को क्या चाहिए? औसत चाहिए। अपने को क्या चाहिए? औसत है। तो दोनों ओर औसत लेने पर अपन दोनों तरफ इसका क्या ले लेते हैं? औसत है। तो V का औसत इधर U का औसत प्लस A तो है ये T का औसत।
ठीक है। v का औसत है हियर, v का औसत क्या होगा, औसत वेग अपॉन वेग, जो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या होगा अपॉन वेग, मतलब ये v क्या हो जाएगा vd के बराबर, ठीक है। u का औसत है, अब देखो u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। और अपन कहते हैं जब तक इसको स्रोत से नहीं संयोजित किया जाता है तो उष्मीय ऊर्जा के कारण किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग होता है, उष्मीय ऊर्जा के कारण किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो औसत प्रारंभिक वेग होगा, औसत है, वो क्या होगा, 0 होगा। जब इसको किसी भी स्रोत से संयोजित नहीं करेंगे तो उस स्थिति में उष्मीय ऊर्जा के कारण सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वो क्या होगा, 0। प्रारंभ में कोई वेग नहीं रहेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे उतने ही इस तरफ जाएंगे। तो रिजल्ट अपन देखें, अगर सभी इलेक्ट्रॉनों का रिजल्ट अपन देखें तो वो क्या होगा, 0। तो प्रारंभ में तो इसका कोई वेग नहीं रहता है। अपन विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो जो इधर जा रहे थे वो इधर आएंगे, तो इसमें एक निश्चित औसत वेग उत्पन्न होगा। तो हियर u औसत प्रारंभिक वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। टाइम ये किसके बराबर हो जाएगा, टो, विश्रांति काल, ठीक है। t क्या हो, t का औसत क्या है, औसत माध्य, औसत विश्रांति काल टो। तो यहाँ तो समय है, समय अपन क्या ले रहे हैं, औसत इलेक्ट्रॉनों का समय चाहिए अपने को, औसत विश्रांति काल क्या है, टो। तो टाइम की जगह अपन ने क्या ले लिया, टो। कल इसकी डेफिनेशन ली थी अपन ने, ठीक है, वो औसत थी, तो यहाँ टी की जगह अपन क्या ले लेते हैं, टो, ठीक है। समीकरण 4 में पुनः समीकरण 4 से देखो, समीकरण 4 से क्या आएगा, v औसत की जगह vd, u औसत की जगह 0, ठीक है, प्लस a t की जगह 2। क्लियर है। तो vd इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a 2, ठीक है। इसको समीकरण दे दो आप 5। समीकरण 3 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 5 में रखने पर वी डी इज इक्वल टू 3 क्या है, ई अपॉन एम इंटू 2, ठीक है। अगर इसको सदिश रूप में ले, v सदिश इज इक्वल टू ई सदिश डॉट एम, ठीक है। ये जो वेग होगा वो अपॉन वेग होगा, या इसका मॉड्यूलस मापांक लिया जाए तो वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू 2। ये सूत्र किसका सूत्र होगा, अपॉन वेग का, ठीक है। एक बार फिर सुनना कि यदि किसी चालक तार पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है। जो बल क्या होगा, F इज इक्वल टू ई। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q, ठीक है। तो F इज इक्वल टू QE। यहाँ अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो E ऋणावेशित है इसलिए E। तो इस जगह जो बल लगेगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस ई। क्लियर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। जब त्वरण उत्पन्न होगा तो उस त्वरण के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, तो जिसके कारण भी एक इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है, बल लगता है। या जो त्वरण उत्पन्न होगा वो A इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन M। तो यहाँ से F इज इक्वल टू MA, ये तो यहाँ से जो बल लगेगा F इज इक्वल टू MA। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर F A इज इक्वल टू माइनस ई, या A इज इक्वल टू
माइनस ई अपॉन एम, ठीक है, ये सदिश है इसमें। अब गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अपने को औसत चाहिए, क्योंकि अपवन वेग क्या बात कर रहा है, औसत की बात कर रहा है, अपवन वेग औसत की बात कर रहा है, तो अपने को क्या चाहिए, औसत चाहिए। वीडी का सूत्र निकाल रहे हैं तो वीडी अपवन वेग, औसत वेग ही होता है इलेक्ट्रॉन का, तो अपन दोनों तरफ इसका क्या ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं, ठीक है। v का औसत, u का औसत, ए एक्सेलरेशन है, और t का औसत। ये तो त्वरण तो उत्पन्न होगा ही, लेकिन t समय कितना औसत होगा, प्रारंभिक वेग का कितना औसत होगा, और v का कितना औसत होगा, वो ले लेते हैं। तो वेग का जो औसत होगा वो अपवन वेग होगा। औसत वेग ही क्या होता है, अपवन वेग। u प्रारंभ में जब इसे किसी भी स्रोत से नहीं, मतलब विभवांतर नहीं लगाया जाता है, तो प्रारंभ में जो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग होता है उसमें ऊर्जा के कारण वो क्या होता है, जीरो। तो u इज इक्वल टू जीरो। और औसत समय कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का औसत विश्रांति काल, और वो समय ही क्या हो जाएगा, तो समीकरण 4 में इनके मान रख दो, u v की जगह vd, u की जगह जीरो, a है ये, और t की जगह तो vd इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, ठीक है। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 a का मान यहाँ पर अपन क्या रख देते हैं, 5 में, तो अपने पास जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा, vd इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टो। इसे अपॉन वेग का फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक लेते हैं अपन, अपवन वेग, अपवन वेग एवं विद्युत धारा vd एवं विद्युत धारा I में संबंध। अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस बार के लिए हल्का सा मोस्ट बनता है ये क्वेश्चन। एक चालक तार ले लेते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लेते हैं a, इसकी लंबाई ले लेते हैं l, ठीक है। इस चालक तार को एक बैटरी 20 से संयोजित कर दिया जाता है। जैसे ही बैटरी 20 से संयोजित करेंगे, चालक तार में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बैटरी 20 से संयोजित करेंगे तो इस पर एक विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न हो जाएगा, E, ठीक है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र E लगेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देता है। इसका 2 रीजन बता दिया था मैंने कि ये गति इस तरफ ही क्यों करता है, ठीक है। एक तो ये आकर्षण करेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन लो से हाई की ओर जाने की कोशिश करता है, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करता है, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण परिपथ में I मान की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन सभी गति करना प्रारंभ करेंगे तो इनका एक औसत वेग हो जाएगा, जो ये vd होगा। इनका औसत वेग कौन सा हो जाएगा, vd। इस vd और I में अपने को क्या ज्ञात करना है, संबंध। तो थ्योरी एकदम सिंपल है, ठीक है। माना एक चालक तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है एवं इसकी लंबाई स्मॉल l है, ठीक है। एवं इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है,
कुल इलेक्ट्रॉन कितना है, n है। ठीक है, यदि चालक तार को बैटरी B से संयोजित किया जाता है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं। विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉनों में एक औसत वेग उत्पन्न हो जाता है। औसत वेग Vd उत्पन्न हो जाता है। एक औसत वेग Vd उत्पन्न हो जाता है एवं इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण I मान की एवं परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण I मान की धारा प्रवाहित होती है। सारी चीज आगे। एक L लंबाई का चालक तार लिया जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। ठीक है, चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, जब इसको बैटरी से संयोजित करेंगे, धारा की दिशा जब इसको बैटरी से संयोजित करेंगे तो चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में अर्थात माइनस से प्लस की ओर गमन करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का एक औसत वेग उत्पन्न हो जाएगा Vd। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर है। ठीक है, परिपथ में इलेक्ट्रॉन गमन के कारण परिपथ में I मान की धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी? I। ठीक है, ये थ्योरी है 4 लाइन की, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। L लंबाई का चालक तार है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, बैटरी से संयोजित करते ही इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेंगे तो I मान की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं विद्युत धारा की परिभाषा से। विद्युत धारा की परिभाषा से विद्युत धारा की परिभाषा I इज इक्वल टू Q/T, समीकरण 1। बस यहां से आप देखना I इज इक्वल टू QT, Q का मान ले लो और T का मान ले लो। किसका? एक तो Q का मान ले लेंगे और एक किसका ले लेंगे? T का मान ले लेंगे। इन दोनों का मान लेके यहां रखेंगे तो अपने पास सीधा सा Vd और धारा में संबंध आ जाएगा। बात क्लियर है? I इज इक्वल टू Q/T है, अपन Q का मान देखेंगे कितना है और T का मान ले लेंगे। ठीक है, Q और T का मान लेके दोनों को यहाँ रखेंगे तो अपने पास अपवन वेग और धारा में संबंध आ जाएगा। बस बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। देखो चित्र हटा देता हूँ मैं एक बार। चालक तार में कुल आवेश Q इज इक्वल टू क्या होगा? देखो चालक तार इतना सा था। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इसमें जगह कितनी है? अपने वो चित्र लिया ना, ये वाला, ये चित्र था। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें
और वो कितने एरिया में है, कितने मतलब आयतन में है, इसमें कितने भरे जा सकते हैं। आयतन तो काउंट होगा ही कि इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो इसका कुल। अगर ये बड़ा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ सकते हैं इसमें, अगर ये छोटा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। बात समझ गए ना, कि जितना एरिया मतलब आयतन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है, फिर इस चालक तार के आयतन को और गुना कर दो कि कितना बड़ा आयतन है। अगर छोटा है तो कम है, अगर आयतन बड़ा है तो वो ज़्यादा है। तो कुल इलेक्ट्रॉन, कुल आवेश कितना हो जाएगा, Ne/V। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू चालक तार का आयतन कितना है, ऐसे बड़ा है छोटा है कितना है, जितना आयतन ज़्यादा होगा आवेश उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कुल आवेश की अपन जब गणना करेंगे तो आयतन और इंक्लूड कर देंगे। Q = Ne/V, चालक तार का आयतन कितना है। हियर V = हियर आयतन = क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 था और इसकी लंबाई क्या है, L। तो Q = अपने पास सूत्र आएगा NeAL, समीकरण 2। ठीक है, ये आ गया Q का मान। अब अपने को मान चाहिए T का। किसका मान चाहिए, T का। तो वेग के सूत्र से ले लो। किसके सूत्र से ले लेते हैं, वेग के सूत्र से। वेग मतलब अपवहन वेग के सूत्र से। अपवहन वेग वो सूत्र नहीं, अपन यहाँ पर डेफिनेशन लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा कितने समय में जा रहा है, वो उसका वेग है, वेग की परिभाषा से। और वही इलेक्ट्रॉन का क्या है, औसत वेग मतलब अपवहन वेग। तो उस वेग की परिभाषा क्या होती है, दूरी बट्टा समय। ठीक है, तो Vd = दूरी कितनी है, L, चालक तार की लंबाई कितनी थी, L बट्टा T। ठीक है, औसत वेग ही होगा इलेक्ट्रॉन का, और वो कहाँ से, L दूरी से यहाँ तक जा रहा है, तो उसने कितनी दूरी तय करी है, L, कितने समय में, T समय। ठीक है, तो Vd = वेग की परिभाषा से Vd = L/T। L यहाँ पर दूरी है। ठीक है, ये चाल की परिभाषा से, वेग तो सदिश है, चाल की परिभाषा से कि यहाँ से यहाँ तक ही ले रहे हैं। ठीक है, Vd = L/T, वेग। ठीक, तो T = क्या आ जाएगा, L/Vd, समीकरण 3। Q का मान आ गया, T का मान आ गया। Q का क्या आ गया, Q = NeAL, और T = क्या आ गया, L/Vd। ठीक है, इन दोनों के मान समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था, I = Q/T। ठीक है, Q की जगह पर रख रहे हैं NeAL डिवाइडेड बाई T का मान अपन समीकरण 3 से रख रहे हैं L/Vd। ठीक है, ये Vd ऊपर चला जाएगा, NeAL Vd डिवाइडेड बाई L, L से L कैंसिल, तो I = क्या आ जाएगा, NeAVd। धारा और अपवहन वेग में संबंध, यहाँ से क्या आ जाएगा, धारा और अपवहन वेग में संबंध। क्लियर है।